हेलो। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सुबह राम राम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएस के लिए आपके करंट अपडेट्स के बारे में। जून की पार्ट 2 ये आपकी वीडियो है, और इसमें इससे पहले हमने जून पार्ट 1 और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई की सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं। इस वीडियो के साथ ही आपके 6 महीने के पिछले जनवरी 2023 से लेके जनवरी जून 2023 तक के सारे आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे। बाकी जो 6 महीने बचे हैं वो अगले आने वाले 3-4 दिन में आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने 3 पार्ट्स इसके कर लिए थे। पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर हमने देख लिया था। अब इसमें हम जून के इकोनॉमी से लेके आगे वाले न्यूज देखते हैं, कौन कौन सी न्यूज रही थी और प्री में आपसे कैसे पूछी जा सकती है उस हिसाब से। नंबर 1 यहाँ पे आ रही है कि कॉमन रिपोर्टिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की बात करी जा रही है। ये G20 में आपके हैं। इसमें पहले क्या था कि आपको बस एक ही याद रखनी है कि कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड किसके कंटेक्स्ट में न्यूज में है, G20। जैसे कई बार कोई चीज आती है तो वो आईएमएफ के कंटेक्स्ट में, डब्ल्यूटीओ कोई पर्टिकुलर टर्म जो न्यूज में रहती है वो डायरेक्टली पूछी जा सकती है, सिंगल वर्ड। तो ये आपके जो है इसमें नॉन फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं, अब इसमें ज्यादातर जो है वो फाइनेंशियल एसेट ही हमारे इंक्लूडेड है, बट उसको अब हम बढ़ा रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल को भी इंक्लूड किया जाए। इंडिया ने ये कहा अमंग ओईसीडी कंट्री। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करी गई है। ठीक है, तो थ्रू ऑटोमेटिक ए ओ आई अमंग ओईसीडी आपस में एक्सचेंज हो जाता है सारे के सारे इंफॉर्मेशन का। तो जो भी फाइनेंशियल अकाउंट है उनकी डिटेल आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अब नॉन फाइनेंशियल एसेट में भी बात करी जा रही है। जैसे इंडिया जो है करंटली इसमें 108 जो जुरिडिक्शन है उससे अपना एक्सचेंज कर पा रहा है। नेक्स्ट है एक बिजनेस रेडी रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने लॉन्च करी है। बस इतना ही याद रखेंगे कहाँ पे बिजनेस अच्छे तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी एक बिजनेस के कंटेक्स में की फैक्टर्स होते हैं उनको ये चीज देखती है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की, डेवलपमेंट को एक्सलरेट करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये कॉमन चीजें, ज्यादा कुछ नहीं। आपको वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी रेडी कौन करवा रहा है बिजनेस को? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 54 इकोनॉमीज को कवर करके ये 2024 यानी इसी साल इसको लॉन्च करेंगे। तो इसमें जैसे कैसे अगले 3 साल में जैसे 180 इकोनॉमीज को ये करना चाहते हैं। मेनली इनका फोकस है कि ट्रांसपेरेंसी बिजनेसेस में कैसे इंप्रूव करी जा सकती है। दैट्स इट। अगला है करेंसी एंड फाइनेंस। अब इसको रिलीज किसने किया है? आरबीआई ने। तो बस इतना याद रखना है, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट ऑफ आरबीआई। ये बेसिकली क्लीनर एंड ग्रीनर इंडिया के बारे में बात कर रही है। और जैसे जो ग्रीन फाइनेंसिंग की हमारी रिक्वायरमेंट है वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2.5% तक होनी चाहिए आपका, जो मतलब इंक्रीज होनी चाहिए टिल 2030, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और इंडिया जो है G20 में अगर हम देखें तो ग्रीन हम उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, काफी इंप्रूव भी कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो है G20 ही है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका कौन लॉन्च करता है? ठीक है, हिंट बता देता हूं, जी से रहेगा। आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द आंसर। अब इंडिया ने भी जैसे 2070 तक का जो हमने टारगेट रखा है एनडीसी उनमें कि भाई हम नेट जीरो टारगेट रखा है, जितना एमिट करेंगे उससे ही उतना उसको मतलब एब्जॉर्ब भी उतना ही कर लेंगे, तो टोटल नेट जीरो हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम इसको अचीव करना चाहते हैं तो 2070 तक 80% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल से आनी चाहिए, ये हमारा टारगेट रहेगा। अगला जैसे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी सर्टिफिकेशन इशू किया है, 115 क्यूसीओज जो है वो इशू करे हैं। तो आपको बताना चाहिए बस कि क्यूसीओ बेसिकली क्या है। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आपके होते हैं। जैसे चाइना से कोई आपका सामान आ रहा है तो वो किस क्वालिटी का है उसको देखने के लिए अब वहां पे इंस्पेक्शन हो नहीं पा रही है कोविड-19 एंड इन चीजों की वजह से, तो हमें पता नहीं चलता कि किस क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से रहेगा। तो इंडिया अभी जैसे चाइना जो है उसके मतलब जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो हम अगर आप स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्यूसीओ हमने इशू करे हैं। और बीआईएस जो है वो सर्टिफिकेशन विदाउट इंस्पेक्शन दे नहीं सकता, तो इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिंपल सा, बस ज्यादा कुछ नहीं। इंडिया ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो है उसको अमेंड किया है। यहाँ पे कुछ चीजों को और इंक्लूड किया गया है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट जो है
कंपनी सेक्रेटरीज अब इसके मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में आएंगे कि मान लो वो अपने बॉस के कहने पे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, कोई बेनामी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो इसी के अंडर अब अपना आ जाएगा। अब एम्बिट को धीरे धीरे आपका इंक्रीज किया जा रहा है। 2023 के ये आपके अमेंडमेंट रूल्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनको इशू किया है, ये ध्यान में रखेंगे। अब जैसे इसमें क्या क्या आएगा, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लाइंट की मनी सिक्योरिटी अदर एसेट्स को मैनेज करना, बैंक सेविंग सिक्योरिटीज को मैनेज करना, ठीक है, या फिर जैसे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी हो सकता है, और मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए आ रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के कंटेक्स्ट में अपना आ जाएगा। अगला हमारा है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। तो यहाँ पे इंडिया जो है परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है, जो हम पब्लिकली फूड ग्रेन्स वगैरह स्टॉक करते हैं उसके कंटेक्स्ट में। दो तीन चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं प्री में, जैसे WTO है, पीस क्लोज हमारा आता है, बाली समिट हमारा आता है, तो आपको वही ध्यान में रखना है। जैसे एक बार पूछा गया था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किसके कंटेक्स्ट में है, WTO, ठीक है, ट्रिप्स है, तो ये हमारे किसके कंटेक्स्ट में रहते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए बात करी है, फरवरी 2024 में अभी रहेगा, तो इसलिए भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे इंडिया ने कहा कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का, तो ये 13th मिनिस्टीरियल इनकी कॉन्फ्रेंस है, अबू धाबी में होगी, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसमें सारे के सारे जैसे चाइना, इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट वगैरह है, इन्होंने मिलकर कहा है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इस चीज को बात करी है। तो बात आती है कि पीस क्लोज, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जैसे WTO में जो आपका ये चल रहा था, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पीस क्लोज के बारे में बात करी गई थी, बाली की जो मिनिस्ट्रियल समिट हुई थी 2013। पीस क्लोज क्या था कि जब तक कोई फाइनल सॉल्यूशन आपका नहीं निकल जाता, तब तक हम जो लिमिटेशंस हैं उनको नहीं मानेंगे, और कोई भी एक दूसरे को चैलेंज नहीं करेगा कि भाई WTO मेंबर जो है वो रिफ्रेन फ्रॉम चैलेंजिंग WTO के अंदर ही जो हमारे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसमें चैलेंज नहीं करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो WTO मेंबर्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि 1986 से 88 के आसपास का जो टाइम पीरियड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो 10% तक आपका सब्सिडीज जो है वो दे सकती हैं, और जो डेवलप्ड है वो 5% तक दे सकती हैं। बट अगर हम आज के कंटेक्स्ट में देखें तो उनका 5% बहुत ज्यादा हो जाता है और हमारा 10% उतना नहीं होता, क्योंकि हम उस टाइम पे उतने ग्रोथ में नहीं थे। अब हम ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तो हमारे लिए 10% बहुत ही कम रहता है, इसीलिए इसके बारे में बात करेगी। बाद में फिर हमने इसको इन डेफिनेटली पीरियड के लिए इंक्रीज भी करवा दिया, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगली न्यूज आपकी आ रही है ट्रांजिशन बॉन्ड्स के बारे में। आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रांजिशन बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखो वो क्या है कि सेबी ने मैंडेट किया है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी टू इशू एंड लिस्टिंग ऑफ ट्रांजिशन बॉन्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंसी या फिर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग को लेके। ट्रांजिशन कोई भी कंपनी अगर ग्रीनर की तरफ ट्रांजिशन हो रही है, तो उस टाइम पे वो इन बॉन्ड्स को इशू करती है, और बेसिकली इन्वेस्टर्स को बताने के लिए कि भाई हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं, तो ताकि वो उसी में ज्यादा जो चाहता है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो वो कर सके। तो ये ग्रीन डेट सिक्योरिटी का ही पार्ट है, और हमारा जो INDC टारगेट्स हैं उसको और ज्यादा बेटर करेगा। इनको हम GBT भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये मतलब नोटेशन इनके लिए यूज किया जाता है। अगला आपका है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट जो है वो आपकी रिसीव करी है। बेसिकली इसमें कुछ बातें करी गई हैं, बस आप इतना ध्यान में रखेंगे कि ETAC एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी रिपोर्ट किसके अंडर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। देखो इसमें दो तीन चीजें बताई हैं जो आपसे डायरेक्टली फैक्ट्स में पूछी जा सकती हैं। इंडिया जो है वो CO2 का 3rd लार्जेस्ट एमिटर आपका रहेगा, एंड अगर हम इसके हिसाब से देखें कि 2019 में इंडिया 7th रैंकिंग पे था मोस्ट अफेक्टेड क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। अभी भी हम 6-7 के आसपास ही रहेंगे, एग्जैक्ट डाटा अभी हमारे पास है नहीं इसका, बस ये ध्यान में रखना। 3rd वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो ग्रिड से डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है उसका जो परसेंटेज है वो हमें धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा एनर्जी कंजम्पशन में। जैसे प्रेजेंटली 18% है, तो उसको 40% करना पड़ेगा हमें 2035 तक। ऐसे ही 2027 तक हमने कहा है कि 1 मिलियन पॉपुलेशन से जो बड़ी सिटीज है वहां पे डीजल पावर्ड जो 4 व्हीकल है उनको भी बैन करना पड़ेगा, और अगले 15 साल में जैसे रेलवे का जो फ्राइट कंट्रीब्यूशन है उसको भी हमें इंक्रीज कराना पड़ेगा 23 से लेके 50%, क्योंकि ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और 2024 तक ये कह रहे हैं कि ओनली सिटी डिलीवरी व्हीकल जो है उन्हीं को ही रजिस्टर किया जाएगा फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, इनको आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है इंडिया के फार्म्स
एक्सपोर्ट जो है उनके बारे में न्यूज थी कि अभी हमारे एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और मार्च 2023 में भी काफी इंक्रीमेंट इनमें देखने को मिला था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के कंटेक्स्ट में देखें तो 7.9% इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला। जो दो सबसे बड़े हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपोर्टर्स हैं वो है आपका राइस एंड शुगर। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एचएस में एक सवाल ये भी आया था, हाईएस्ट इंडिया किसका इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इस टाइप की फैक्चुअल चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। वेजिटेबल ऑयल जो है उनका भी 60% हमें देखने को मिला है इंक्रीज एक्सपोर्ट में। और जो बाकी तीन कमोडिटीज हैं जैसे कॉटन है, कैशू है, स्पाइसेस है, इनका भी एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हुआ है। इसमें अलग अलग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, जैसे कि 2018 में, अब ये ईयर भी याद रखेंगे, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी आती है जो कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए थी कि भाई हम अपना एक्सपोर्ट का जो बास्केट है, प्रोडक्ट्स हैं, उनको डाइवर्सिफाई करें, नंबर 1। नंबर 2, नए इंडिजीनियस जो आपके ऑर्गेनिक एथनिक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम बढ़ाएं। फिर जैसे इंडिया का जो शेयर है उसको भी डबल करने की बात करी गई थी एक्सपोर्ट में। तो ये इसके अंदर सारे के सारे थे। और यहाँ पे मेनली जो हमारा देखता है वो है अपीडा। अपीडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक्सपोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस देना, ताकि हर कंट्री में हमारे एक्सपोर्ट जो है वो जा सकें। तो आपको बताना है कि जैसे अपीडा एग्रीकल्चर के लिए है, मैरीन प्रोडक्ट के लिए हमारी कौन सी अथॉरिटी है जो इनको देखती है। अगला आपका है, फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर किया है 27th एफएसडीसी को। ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया है। एफएसडीसी, उसका कंपोजिशन, उसका चेयरमैन। तो एक चीज आपको पता चली, चेयरमैन कौन है एफएसडीसी का? फाइनेंस मिनिस्टर। एफएसडीसी क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल। 27वीं इसकी मीटिंग हुई थी, नई दिल्ली में मीटिंग हुई। और ये बेसिकली पॉलिसी लेजिस्लेटिव जो भी इश्यूज होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस आपका किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीमाकृत भारत के बारे में बात करी गई है कि जो इंश्योरेंस है उसको कैसे लास्ट माइल तक आपका पहुंचाया जा सकता है, जो कि हमें आत्मनिर्भर बना सकता है। यहां से आपके सवाल पूछे जाएंगे कि कंपोजिशन क्या है। इसमें आपका चेयर करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इसमें हर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के आपके हेड होते हैं, जैसे कि आरबीआई के, सेबी के, इर्डिया जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, पीएफआरडीए पेंशन फंड वाला है उसके भी, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तो हमारा रहता ही है। ठीक है, बाकी इसके फंक्शन में जैसे मैक्रो प्रूडेंशियल जो ओवरऑल सुपरविजन है, इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी है उसको ही इंश्योर करना इनका मेजर काम आपका रहता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आना, फंक्शनिंग जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो कैसे कर रहा है वो सब देखना। ठीक है, रेगुलेटर कैसे काम कर रहे हैं वो सब देखना। तो ये इसी के अंदर हो जाएंगे। अगला हमारा है एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव। इसमें आपके ज्यादा मतलब प्री के हिसाब का ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसको हम आराम से स्किप कर सकते हैं। अगला देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद GFIN इन्होंने इनवाइट किया है ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट को टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट करें, तो बस ये ज्यादा मतलब अगेन इसके बारे में थोड़ा सा मतलब अगर हम देखना चाहें कि GFIN आपका क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, फाइनेंशियल जो भी रेगुलेटर्स हैं उनका सारा का सारा मिला के है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड होती है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को बेस्ट इंश्योर किया जा सके। ठीक है, 2019 में इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया था। 70 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा है अभी। अगला हमारा है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको कहा है कि कैसे ग्रीन एनर्जी के जो रूल्स थे उनको यूटिलाइज करके हम ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ओपन एक्सेस क्या है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, कि भाई इसको देना है इसको देना है, ऐसा नहीं, सबको एक्सेस आपका मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, जो हमारी डिस्कॉम कंपनीज होती हैं। ठीक है, ताकि जो भी एलिजिबल कंज्यूमर हैं, जनरेटर्स हैं, तो उस हिसाब से इसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड बेस्ट बनाया जा सके। ठीक है, बस बाकी ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, नॉट मच रेलेवेंट। अगला हमारा जैसे आरबीआई ने 2000 का आपका नोट जो है वो विड्रॉ किया था। अब यहाँ पे एक दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि 2000 के नोट जो हैं, मतलब जैसे हमारे पास पहले 500 और 1000 के नोट थे उनको हटाते हुए लाए गए थे, और 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तब से हमारे आए हैं। तो नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस करे गए। आपको याद क्या रखना है कि किस में इंट्रोड्यूस करे गए थे। ये आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 24(1) के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 में आपका आरबीआई भी बना था। अब आपको बताना है कि आरबीआई किस सन में बना था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर इसको
जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं मोस्ट ऑफ द कि भाई जिस एक्ट में बने होते हैं 1 साल के बाद बनते हुए दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बनाया गया था कि जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको और ज्यादा इंप्रूव करा जा सके, क्योंकि वहां पे काउंटर फिटिंग के इश्यूज कई बार हो जाते हैं, तो पब्लिक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 2005 से पहले जो नोट्स इशू करे थे वो हमने विड्रॉ नहीं करे, और उसके बाद वाले में काफी नोट्स हमने विड्रॉ कर लिए थे ताकि सिक्योरिटी उनको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमी का। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका साइंस एंड टेक। तो अगेन हम सिर्फ और सिर्फ प्री के हिसाब से जो हमारी चीजें रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को ही देखेंगे। जैसे यहाँ पे नीति आयोग जो है उन्होंने एक बेस्ट प्रैक्टिस सोशल सेक्टर का वो बनाया, ज्यादा कुछ है नहीं। नीति आयोग ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएनडीपी ने मिलके, जैसे सोशल सेक्टर में हमारा सब कुछ आता है, हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सैनिटेशन, तो इसमें कैसे हम इंप्रूव कर पा सकते हैं उसी के कंटेक्स में कि भाई अभी भी हमारी जैसे ये डाटा थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा कि 16% ऑफ जीडीपी है, और डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है लगभग 45 से 50% आपका एग्रीकल्चर में है। तो सोशल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की हमें आवश्यकता होती है। जैसे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने डिस्कवर करी कि हरियाणा में जैसे क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट की इन्होंने बात करी, ठीक है, कि सारे के सारे एक ही जगह पे आके, तो हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है ऑन फार्म फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कि जो हॉर्टिकल्चर बनाना चाहते हैं तो उनको प्रोड्यूस, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग सारा का सारा, ताकि वो उसको और ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये रहेगा। और भी इसमें इनिशिएटिव है कुछ, एक आंध्र प्रदेश का है, और ये कि भाई हर तरीके से उनको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। मेंस के हिसाब से हमारे ज्यादा ये रेलेवेंट है कि जैसे इनपुट जो क्वालिटी टेस्टिंग है वो भी आप करें, ताकि अच्छे तरीके से जैसे मान लो सीड है, फर्टिलाइजर है, किस टाइप के आप डाल रहे हो वो भी हमें पता चले। सेकंड, कैपेसिटी बिल्डिंग पे हमें फोकस करना है, नॉलेज जो है वो फार्मर्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचानी है, ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे जैसे असम में भी एक स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर चिल्ड्रन ऑफ टी कम्युनिटी, तो ये भी रहेगा। मतलब अलग अलग जगह की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको दूसरे स्टेट जो हैं वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है विद्या समीक्षा केंद्र, ये गुजरात गवर्नमेंट की है, ऑनलाइन एक मैकेनिज्म है मॉनिटरिंग का, ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसमें बेसिकली स्कूल, ये एजुकेशन के कंटेक्स में आ जाएगा, वो हमारा एग्रीकल्चर के कंटेक्स में था कि स्कूल्स में जैसे ग्रेडिंग वगैरह कैसे हम उनको इंप्रूव कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स। ऐसे ही जैसे दुबरी में एक अबुध्या इनिशिएटिव है कि लर्निंग एंड आउटकम्स को स्टूडेंट्स में कैसे बेटर बनाया जा सकता है बाय द यूज ऑफ वर्चुअल टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे हम बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से एआई, मशीन लर्निंग, इनसे भी कैसे बनाया जा सकता है। जैसे दिल्ली और एनसीआर में एक प्रयत्न आपकी स्कीम चल रही है लाइवलीहुड और एंटरप्राइज ट्रेनिंग को इंप्रूव करने के लिए, स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर। तो आप सिंपली ये वाला याद रख सकते हैं, प्रयत्न प्रयत्न कर रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर हैं दिल्ली एनसीआर में उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी या फिर एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटीज हमारी प्रोवाइड कराई जा सके। जैसे एक ये भी चीज आपने देखी होगी, ये काफी देखने को मिलता है, जैसे दादरी में भी मैंने देखा था, हरियाणा में भी आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में एमआरएफ। एमआरएफ क्या है? मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। अलग अलग जगह से जो हम मटेरियल कलेक्ट करते हैं तो वहां पे जैसे वेट, नॉन वेट को भी सेपरेट करना, प्लस जितना रिसाइकल हम कर सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के हिसाब से, तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी इज एमआरएफ, ठीक है। तो ये उडुपी केरला का दे रखा है, बाकी और स्टेट्स में भी अभी आ ही रहा है। अगला साइंस में हमारा न्यूज है ट्रांस फैट एलिमिनेशन के कंटेक्स में। आपको पता होगा कि जो डब्ल्यूएचओ ने इसको लॉन्च किया है सारे के सारे कंट्रीज के हिसाब से, तो ट्रांस फैट हमारे हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं होते। बॉडी में जैसे ब्लड वेसल उनमें जाके एथेरोस्क्लेरोसिस आपका हो जाता है, वेसल जो है वो क्लोग हो जाती है, तो उससे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और हार्ट अटैक या फिर अलग तरीके से इस्कीमिया या फिर लेस ऑफ ब्लड सप्लाई होने के चांसेस हमें होते हैं। तो हम एलिमिनेट करना चाहते हैं ग्लोबली कि भाई ज्यादा ना खाएं, ठीक है। एट प्रेजेंट 44 कंट्रीज हैं जिनमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके एक दूसरे को बताया जा रहा है। वन ऑफ द मेजर रिस्क होते हैं ट्रांस फैक्टर हमारा कोरोनरी हार्ट डिजीज का। यहां पे आप ये याद रखेंगे, रिप्लेस रिप्लेस जो एक्शन फ्रेमवर्क है वो भी इसी के कंटेक्स में है कि कैसे ट्रांस फैट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इतना याद रखना, रिप्लेस इनिशिएटिव डब्ल्यूएचओ, और किसके लिए है? ट्रांस फैट को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या है कि अगर आपके बॉडी में ज्यादा इंटेक हो जाता है तो वो गड़बड़ करेगा, ठीक है। सबके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, इजिप्ट, मेक्सिको एंड ऑल दिस थिंग्स, ये उतना है नहीं। देखो है क्या रिप्लेस, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इट्स लाइक एक अप्रोच है
कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ग्लोबल गोल जो इन्होंने रखा था वो है आपका 2023 तक का। अगर आपका जो टोटल एनर्जी इंटेक है, मान लो आप 100 कैलोरी ले रहे हो, उसमें से 1% से ज्यादा अगर ट्रांसफैट हो जाते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए काफी खराब माने जाते हैं। और ये प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आता है, तो हम इनको चाहते हैं कि जो नेचुरली हम आपके फैट वगैरह यूज करते हैं उन्हीं का जो कंजम्पशन है वो बढ़ाया जा सके। 5 लाख प्रीमेच्योर हमारी डेथ हो जाती है कोरोनरी हार्ट के कंटेक्स में, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग एक्शन एरिया है, जैसे डाइट का कंट्रोल करना, ठीक है, इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट है उनको हेल्दियर फैट और ऑयल से रिप्लेस करना, एक कानून लेके आना, मॉनिटर करना, एसेस करना, लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाना, पॉलिसीज को रेगुलेट करना है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, दीज आर कॉमन थिंग्स। आपको ध्यान क्या रखना है, रिप्लेस रिलेटेड टू व्हाट, WHO एंड ट्रांस फैट। बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्ट एक यूरोपियन यूनियन में लाने वाले थे, उसके कंटेक्स्ट में है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। GPAIS, तो यहाँ पे जो हमारा चैट जीपीटीज और ये सब है तो उनके कंटेक्स्ट में है ये। तो ये है जनरल पर्पस AI सिस्टम, ठीक है, जैसे आपका चैट जीपीटी होता है, या फिर एक हमने पहले भी देखा था कि गूगल का क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चैट जीपीटी का पैरेलल गूगल में क्या है, ठीक है, ये ओपन AI का है, ये ध्यान रखना है। ये है अगला क्लिनिकल ट्रायल के कंटेक्स्ट में न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे अपन प्री और मेंस की दोनों न्यूज रहती हैं, बट हमें प्री के हिसाब से उतना कुछ क्लिनिकल ट्रायल में आपका मिलेगा नहीं कि भाई हम एक ज्वाइंट रिपोर्ट सी आई है, कोई बात नहीं, उतना ज्यादा कुछ है, ठीक है। ये वाला आप ध्यान में रखेंगे। स्टार्ट, अब स्टार्ट आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। पहली बात, ये किसका है, ये है इसरो का इनिशिएटिव है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, ये ध्यान रखेंगे। जो स्टूडेंट वगैरह है उनको, यहाँ पे जो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं फिजिकल साइंसेज के एंड टेक्नोलॉजी के, उनको अवेयरनेस और ट्रेनिंग वगैरह देने की बात करी जा रही है। अलग अलग फील्ड में हम बात कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, हेलियोफिजिक्स, हेलियो इज रिलेटेड टू सन, ठीक है, और सन अर्थ इंटरेक्शन के कंटेक्स्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन, एरोनॉमी, एरो आपका एयर के कंटेक्स्ट में होता है। तो ये स्टार्ट प्रोग्राम है, इसरो का है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कैसे हम इंडियन जो स्पेस प्रोग्राम है उससे भी नई नई चीजें सीख सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को ये समझाना, बताना कि कैसे ये चल रहा है, वहां से वो और ज्यादा स्किल्स जो है वो सीख सके। ऑनगोइंग जो रिसर्च चल रही है उसको भी स्टूडेंट से एक्सपोज करना, ताकि वो और इनपुट्स वहां से ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसरो का सेंटर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। उसने 2 शॉर्ट कोर्सेज भी अनाउंस करे हैं, नॉट मच इंपोर्टेंट, जैसे कि रिमोट सेंसिंग डाटा एक्विजिशन एंड रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोसेसिंग वगैरह के। तो ये स्टार्ट, इसरो, स्पेस और अलग अलग चीजें, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगला हमारा जैसे एंड्रॉइड मालवेयर्स के कंटेक्स्ट में है, जैसे कई मालवेयर क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, बस इतना पहला तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके जैसे पासवर्ड वगैरह को, या फिर 2FA कोड, आपको बस ये बताओ 2FA किसके कंटेक्स्ट में है, ये होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे आपने देखा होगा जीमेल वगैरह पे या वैसे, तो आप अपने फोन नंबर को लिंक करते हैं तभी आपको वो नए डिवाइस पे लॉगिन करने का देता है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे मालवेयर आ गए हैं जो आपको एसएमएस भेज देते हैं, और उसके थ्रू एक बार आप क्लिक कर देते हो तो उनको एसएमएस फैसिलिटी आपकी मिल जाती है, वो आपका नंबर फिर यूज कर पाते हैं, उन्हें पता चल जाता है इस डिवाइस पे ये नंबर है और ये वाली लॉगिन है, तो वो आराम से उसको यूज करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी आपका ब्रीच कर सकते हैं। जैसे ये देखिए फ्लू हॉर्स ऐप है, ठीक है, ये भी इसको मिमिक करती है। ये ताइवान और चाइनीज ऐप ज्यादा है। तो बेसिकली जो मालवेयर होते हैं दे विल डैमेज द डिवाइस एंड स्टील योर पर्सनल डाटा। ये लिंकेज के कंटेक्स्ट में देखना है, ये कैसे हमारे डिवाइस में एंटर होता है। जैसे अगर आपने कोई हार्मफुल एप्लीकेशन या फिर फाइल जो है वो डाउनलोड कर ली। नंबर 2, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा फ्लो में है या फिर उतना सिक्योरिटी वाइज अच्छा नहीं है। वाईफाई जो आप यूज कर रहे हो, कई बार हम पब्लिक वाईफाई पे पासवर्ड वगैरह डाल देते हैं, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन आपकी चली जाती है। या फिर टेक्स्ट मैसेज, वॉइसमेल वगैरह आता है, फिशिंग आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, फिशिंग इज एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे रहेगा। अगला हमारा न्यूज में है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके। तो शुगर मिल जो है वो 12% का जो टारगेट है उसको अचीव करने वाले हैं, इसलिए न्यूज में था। जैसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली आपका चेंज किया है एथेनॉल ईयर फ्रॉम नवंबर टू अक्टूबर 2023-24 से दिसंबर टू नवंबर टिल नाउ, ठीक है। तो ये रहेगा। इंडिया ने जैसे 2025 तक जो टारगेट रखा था वो रखा था 20% कि हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अपना मिनिमम करेंगे, नंबर 1। और इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई एथेनॉल हमारा जो है, एक तो पोल्यूटेंट कम है,
चीप भी है, ठीक है, पेट्रोल से ज्यादा एफिशिएंट भी है। तो ये सारा कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेस पॉल्यूटिंग, कोस्ट इफेक्टिव, और इंपोर्ट बिल भी हमारे कम करेगा, और जो फार्मर जो हैं उनको एनर्जी सिक्योर होने में भी हेल्प करेगा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट है, वैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एथेनॉल में इसका फार्मूला क्या है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, हम इसमें ब्लेंड करते हैं, ठीक है। जो अल्कोहल आपका रहता है उसी को हम इसमें ब्लेंड करते हैं, फर्मेंटेशन से आपका बनाया जाता है। शुगर केन हो गया, अदर फूड ग्रेन्स हो गए, कॉर्न हो गया, इनसे हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। शुरू में हमारा टारगेट था E10% का टारगेट था, अभी हमने इसको 20% का टारगेट आपका कर दिया। एक रोड मैप भी इन्होंने इशू किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। E20, तो E20 में क्या है, हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिक्स करना चाहते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे एमिशंस, जैसे लगभग लगभग ये हर एमिशन को कम करेगा, चाहे CO2 हो, NO2, SO2 हो, बट सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड वाले जो एमिशन है वो उतने कम नहीं दिखते, SO2 CO2 वाले आपके ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एमिशन जो है वो भी हमारा कम देखने को मिलता है 20% के आसपास, तो ये ध्यान में रखें, ठीक है। इसमें एक और चीज है, जैसे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, बट जो असेंबली लाइन है उसमें ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बाकी टेक्नोलॉजी वाइज उन्हें काफी एडिशंस तो बिल्कुल करने पड़ेंगे, ठीक है। अगला आपका न्यूज है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके बारे में 4-5 इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्म हॉल्ट स्टार सिस्टम जो है उसको डिस्कवर किया है, ठीक है। काफी ब्राइट सी चीज इन्होंने ऑब्जर्व करी। तो 3 जैसे हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है अराउंड दिस सिस्टम, ठीक है। तो ये पहली एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो आउटसाइड द सोलर सिस्टम आपकी ऑब्जर्व करी गई है इन इंफ्रारेड लाइट। अब इंफ्रारेड क्यों, क्योंकि जो जेम्स वेब है वो इंफ्रारेड के थ्रू ही आपका ऑब्जर्व करता है। अब क्योंकि आपसे अगर सवाल पूछा गया टेलीस्कोप और इसके कंटेक्स्ट में, वैसे तो यूपीएससी में ज्यादातर ऐसे सवाल आते हैं, बट एचसीएस में तो उतना नहीं रहता, तो बट फिर भी आप ध्यान में रख लेना बस इतना कि जेम्स वेब जो है वो हब्बल के कंटेक्स्ट में है, उसको रिप्लेस करने के कंटेक्स्ट में, और वहां पे यहाँ पे इंफ्रारेड रेज जो है उससे ये चीजें ऑब्जर्व करी जा रही हैं, ठीक है। इनका जो एक्सटेंशन है 23 बिलियन किलोमीटर तक आपका रहेगा, ठीक है। और इट इज इक्विवेलेंट टू 150 टाइम जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है, ठीक है। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया है, यस। और ये क्या है, फॉर्म होल्ट, ये एक ब्राइट स्टार है जो 3 डिस्क है इसके चारों तरफ, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये रहेगा, ठीक है। नेकेड आई से आप देख सकते हैं, यस। एंड क्योंकि ये काफी ब्राइट है, और कौन सी कॉन्स्टलेशन में मिलता है, पिसिस ऑस्ट्रिनस, ठीक है, इस कॉन्स्टलेशन में आपका पाया जाता है। जैसे हम बहुत सारे स्टार को नेकेड आई से देख ही सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। नासा ने इसको डिस्कवर किया था, इसके चारों तरफ की जो डस्टिंग थी 1983 में। अब हम देखते हैं जो काम की चीज है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो हमारा है ये सबसे लार्जेस्ट है, मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप अभी तक का ये माना जा रहा है। और यूनिवर्स जब बना था उसके 200 मिलियन ईयर तक की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सकता है, यानी बहुत पीछे तक की इंफॉर्मेशन यहां से हमें मिल सकती है। तो इमेजेस वगैरह ये कैप्चर करता है, ठीक है। और इसको ओरिगामी स्टाइल में फोल्ड करके भेजा गया था, क्योंकि सारा का सारा एक साथ आ नहीं सकता था। फिर ये वहां पे जाके अनफोल्ड होके ही इसने इमेजेस भेजना आपका शुरू किया है। किन रेडिएशंस को यूज करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड कैमरा को ये यहाँ पे यूज करता है। और सन से जो हीट आती है उसके लिए काफी सेंसिटिव भी है ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा है वट वाटसन एक्स, ठीक है। वाटसन एक्स ये थोड़ा सा बस देख लेना। आईबीएम ने एआई और डाटा प्लेटफॉर्म के कंटेक्स्ट में एक नया वो आपका लॉन्च किया है। ये एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा प्लेटफॉर्म है। बेसिकली जैसे किसी भी बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, मान लो आप हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, एग्रीकल्चर में हो, तो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन को लाना, डाटा को प्रोसेस करना, और जो आपके काम का डाटा है उसको आप तक पहुंचाना, यही हमारा एआई के अंदर आपका आएगा, ठीक है। तो ये है, तो चैट जीपीटी जैसे है वैसा ही ये आईबीएम का रहेगा। फिर अगला आपका बेबी फ्रॉम 3 पीपल, ये काफी टाइम से ही न्यूज में रहता है और बार बार किसी न किसी कारण से आता रहता है। जैसे नॉर्मली आपके जो बच्चे होते हैं वो 2 पेरेंट्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट, बट कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो साइटोप्लाज्म है या माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो डीएनए है वो खराब हो जाए, या फिर मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी हेल्दी पेरेंट का वो डीएनए लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, और उससे फिर 3 पेरेंट बेबी हमारे बनाए जाते हैं कि
न्यूक्लियस किसी का, एग एग का न्यूक्लियस किसी का, बट एग का साइटोप्लाज्म किसी और पेरेंट का, और स्पर्म किसी मेल डिफरेंट के। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। इसमें बीमारियों को हम ट्रीट करने में काफी सक्सेसफुल हो पाए हैं। पहला आपका यूके में बना था और इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये आपका किया जाता है। यूके पार्लियामेंट ने 2015 में इसको जो है ग्रीन लाइट दे दी थी, और इसको बोला जाता है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है, ये इसकी रेगुलेटरी बॉडी है। अब ऐसा नहीं है कि यूके जो है वो आपका मतलब द ओनली नेशन, तो यहाँ पे जैसे मैक्सिको है वहां पे भी ये चल रहा है। ठीक है, बाकी जगह भी चल ही रहा है, अब तो धीरे धीरे कर ही रहे हैं। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बाहर मतलब नॉर्मल नेचुरल जो वुम है उसके बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा इसकी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एआरटी में इसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और कई बार जैसे यहाँ पे जेस्टेशनल कैरियर्स यूज करे जाते हैं, आपने सुना होगा सरोगेसी, सरोगेट मदर्स वगैरह होते हैं, तो वो इसी में करे जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। रोबोटिक फ्रेमवर्क, तेलंगाना गवर्नमेंट जो है पहली ऐसी गवर्नमेंट बनी है जिन्होंने स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क आपका लॉन्च किया है। बेसिकली क्या है कि स्टेट लेवल पे रोबोटिक्स को, ऑटोमेशन को ये इंप्रूव करना चाहते हैं और उसका एडवांटेज जो है वो लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उसको बस आप इतना याद रखेंगे। रोबोटिक फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। तो यहाँ पे स्टेट ओन्ड साइट्स पे आपकी ऐसी फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं, ठीक है, ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सके, बाहर से पैसा और ज्यादा से ज्यादा आ सके और वो उतना ही ज्यादा ग्रो भी कर सके। ठीक है, तो ये है इसका फायदा, यही है कि मतलब जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी है और ज्यादा बेटर से बेटर आप प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, सर्विसेज बना पाएंगे, सेफ्टी ज्यादा रहेगा। ठीक है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये सब ज्यादा रहेंगे। दीज आर कॉमन थिंग जो रोबोटिक के कंटेक्स में हमारा रहती है। अगला है हमारा लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। तो यहाँ इसका फाउंडेशन स्टोन आपका रखा गया है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि लोकेशन क्या है? तो यहाँ पे हिंगोली महाराष्ट्र में आपका लीगो है। लीगो हमारा है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव काफी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का भी, स्टेट पीसीएस का, कि क्या होती हैं और किस तरीके से ये तो ऑब्जर्व करता है ग्रेविटेशनल वेव्स को। तो ये हिंगोली में आपका एस्टेब्लिश किया गया। होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, जतनी उड़ीसा एंड प्लेटिनम जुबली ब्लॉक जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का है। तो इन प्रोजेक्ट्स की आपकी फाउंडेशन जो है वो रखी गई है, जिसमें आपको ध्यान हिंगोली वाला रखना है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। और जो एल्बर्ट आइंस्टीन की ग्रेविटेशन वाली जो थ्योरी थी, तो इसमें थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या वो कहते थे, जैसे मान लो दो मैसिव जब ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो वो पूरा का पूरा, जैसे मेरे सामने स्पेस है, आपके सामने स्पेस है, उस पूरे के पूरे स्पेस को आपका डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे पानी में आप कोई पत्थर फेंकते हो तो वो रिपल्स आती हैं, वैसे ही स्पेस टाइम जो कंटिन्यूम है उसमें आपकी रिपल्स आती हैं, और वो वहां से ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी जनरेट होती हैं। इन्हीं वेव्स को हम ऑब्जर्व करते हैं और बताते हैं कि पास्ट में क्या इवेंट आपका हुआ होगा। ठीक है, तो इनको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे 4 किलोमीटर का इंटरफेरोमीटर आर्म लेंथ आपका है, जिससे कि इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे जैसे ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन स्टार है, तो इनकी मर्जिंग वगैरह से या उस टाइम पे क्या चल रहा था, तो ये सारे के सारे इवेंट यहाँ पे देखे जा सकते हैं। इंडिया में इसको जो लीगो है इसको ओवरसी कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। अब आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसको कौन हेड करता है, तो ध्यान रखेंगे प्राइम मिनिस्टर हमारा इसको हेड करते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ हम पार्टनरशिप में है नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूएसए के साथ। रिसर्च, एकेडमिक्स, सारी चीजें ही यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स ये भी रहेगा, लेजर, ऑप्टिक्स, वैक्यूम, क्वांटम मेट्रोलॉजी, ठीक है, इन सबको भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगला न्यूज जो साइंस में है दैट इज मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम, CEIR। इसको पैन इंडिया लेवल पे ये लेके आना चाह रहे हैं। CEIR जो बेसिकली ये आपका जैसे मोबाइल जो गुम हो जाता है, ये सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे लोग जो है, मान लो मोबाइल चोरी हो गया तो वो उसको ब्लॉक कर पाएंगे, और जैसे ही मान लो उनको मिल गया तो उसको अनब्लॉक कर पाएंगे, ताकि कोई दूसरा इसको यूज ना कर सके। ठीक है, तो उनको स्टेटस मिल जाएगा अगर गुम हो गया तो। इसको कौन देख रहा है? CDOT। CDOT आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर योर R&D का इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। ये जो CEIR है ये IMEI
IMEI इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। IMEI नंबर होता है, हर मोबाइल का एक यूनिक नंबर होता है, उसमें कोई भी सिम डले उसी नंबर से हम जैसे ही मोबाइल एक्टिवेट होगा तो उसको अपन आराम से IMEI नंबर से ट्रैक कर सकते हैं। फोन नंबर से ट्रैक नहीं करते, इसी नंबर से हम ट्रैक करते हैं। अगली हमारी न्यूज है सैटर्न को लेकर। देखिए सबसे ज्यादा सैटर्न के आपके अब मून्स हो गए हैं, तो 62 न्यू मून्स यहाँ पे डिस्कवर करे गए हैं और अभी 145 मून्स हो गए हैं। इसमें जैसे IAU हमारा रहता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसने कंफर्म किया है। और जो जुपिटर है जिसके सबसे पहले ज्यादा मून्स होते थे, अभी जैसे जुपिटर के 95 और इसके 145। तो एक नासा का मिशन भी है, ड्रैगन फ्लाई मिशन, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया जाएगा 2027 में, ये भी सैटर्न के कंटेक्स्ट में रहेगा, उनको क्लोज ऑब्जर्व करेगा। ऐसे ही सैटर्न का एक और मिशन है कैसिनी, ठीक है। सनी 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 कौन है? सैटर्न। तो ऐसे याद रखेंगे। जैसे जुपिटर जो है, जे फॉर जुपिटर, जे फॉर जुनो मिशन, तो ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ये इस तरह ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्निक यूज करी जाती है, शिफ्ट एंड स्टॉक टेक्निक, जो छोटे और स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो एकदम ये डायरेक्टली तो ऑब्जर्व में नहीं आते, हम इतने साल से देख रहे हैं, बट अभी भी मतलब अभी पता चला है, ठीक है। अगला है एक्सियोम मिशन 2। तो स्पेस एक्स का ये मिशन है। स्पेस एक्स एक प्राइवेट एजेंसी आपकी रहेगी, एंड एलन मस्क वाली वो है। और इसको यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट सऊदी वुमेन आपका एक्सियोम मिशन 2 में आपका स्पेस में जाने के लिए रेडी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये भेजना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। हरियाणा में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। फिर अगला है हमारा हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये जो भी यूनिवर्स के हमारे एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आपको ऑब्जर्व करता है। कहां पे है ये ध्यान रखेंगे, हेनले में है, लद्दाख में, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, हेनले, लद्दाख, ठीक है। बाकी हाँ, ये एक ब्लेजार भी आपसे हो सकता है पूछा जाए। ब्लेजार क्या होता है? टाइप ऑफ गैलेक्सी पावर्ड बाय ब्लैक होल, आप बस ध्यान में रख लो, बड़े सारे, ठीक है, ह्यूमंगस ब्लैक होल। इसमें और ज्यादा कुछ हमारा है नहीं। अगली जो न्यूज है, इट इज अबाउट सुपर कंप्यूटर। हमने जो अपनी स्पीड है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में आपको ध्यान में रखना है कि ट्रिपल हम अपनी स्पीड को करने के लिए बात कर रहे हैं। तो इसको जो मेजर है वो किया जाता है फ्लॉप्स में, ठीक है। फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये कंप्यूटर की स्पीड को दिखाता है कि कितने फ्लॉप में रहेगा। पेटाफ्लॉप्स, ठीक है, जैसे 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स एक साथ चल रहे हैं तो उतनी ही ज्यादा कैलकुलेशन ये अपना कर पाता है। जैसे करंटली इंडिया का जो सबसे पावरफुल सिविल सुपर कंप्यूटर है वह प्रत्युष, प्रत्युष एंड मिहिर, ये आप ध्यान में रखेंगे। 6.8 की टोटल इनकी पेटा फ्लॉप की जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज 6.8। और इसको IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में IITM भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा कहाँ है? आपका पुणे में। एंड दूसरा इसमें कौन सा हमारा? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये हमारा कहा है? नोएडा। तो नोएडा में आपकी मीडियम रेंज की जो वेदर फोरकास्टिंग है वो आपकी करी जा रही है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और दोनों ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस उसी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे 4500 करोड़ के आसपास हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है, इट इज अबाउट सोशल इश्यूज। देखो सोशल इश्यूज में अब अलग अलग प्रोजेक्ट रहेंगे, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी न्यूज आ रही है दीमा हाशियो पीस पैक्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट के कंटेक्स्ट में आपका न्यूज में था। तो असम बेस्ड यहाँ पे इंसर्जेंट जो ग्रुप है उन्होंने एक पीस पैक्ट जो है वो साइन किया है गवर्नमेंट के साथ, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आए हैं। यहाँ पे दीमा हाशियो आपकी डिस्ट्रिक्ट है असम में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा है, यहाँ पे है, ठीक है। ये असम है पूरा का पूरा, और यहाँ पे तो ये असम देख सकते हैं। असम में ये दीमा हाशियो, इन्होंने एक वेलफेयर काउंसिल वगैरह बनाने की भी बात करी है। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। उसके अलावा जैसे यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वो कौन सी हैं? दिमाशा ट्राइब्स। अब इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे अरुणाचल की हमारी अपंथी ट्राइब वगैरह है, तो ट्राइब, उनकी लोकेशन, उनकी स्टेट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये असम और नागालैंड में आपकी पाई जाती हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलती हैं? दिमाशा लैंग्वेज बोलती हैं, जो कि तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज का एक पार्ट रहती है, ठीक है। काफी सील्ड सोसाइटी ये मानी जाती है। जैसे हर मेंबर जो है उनकी अपनी जो भी पैट्रीलिनियल लीनेज होती है वो काफी फिक्स होती है। जैसे देखो 42
आपकी मेल क्लैंस होती हैं, 42 फीमेल क्लैंस होती हैं, अलग अलग नाम इनको दिए गए हैं बस। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स हैं ये आपके नॉर्थ ईस्ट पार्ट के, एंड ये कचरी ट्राइब से भी लिंक्ड है। तो कचरी भी कहाँ है? आपका असम, नागालैंड, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला एनडीपीएस के कंटेक्स्ट में न्यूज में था कि यहाँ पे जैसे जो एडिक्ट्स हैं, ये हमारा ड्रग प्रिवेंशन के कंटेक्स्ट में है। जो एडिक्ट्स हैं अगर वो पहले ही बता देंगे तो उन्हें रिहेबिलिटेशन में जाना है, उसमें सरकार भी हेल्प करेगी, और अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो पकड़े गए हैं तो उनकी जो सजा है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो इंडिया में ये सिचुएशन काफी वर्सन होती जा रही है। नंबर ऑफ वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो भी अगर हम पिछले 2 साल में देखें 272 से 372 हो गए हैं। और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम, गोवा, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, त्रिपुरा, यहाँ पे तो 100% डिस्ट्रिक्ट आपकी वल्नरेबल है। उत्तराखंड, पंजाब, यहाँ पे 92%, पंजाब में 86% आपकी वल्नरेबल है। तो हम कई बार एसोसिएट करते हैं पंजाब से, बट उसके अलावा भी जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 100% वल्नरेबिलिटी, राजस्थान आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है, सिक्किम, पौंडीचेरी, यहाँ पे भी 100% वल्नरेबिलिटी हमारी देखी गई है। इसमें भी अगर आप देखेंगे जैसे कैनबिस सबसे ज्यादा 3.3% प्रेवलेंस, ओपियोइड 2.10, ठीक है, कोकीन 0.11% के आसपास आपका मिलता है। यहाँ पे सजा आपको 1 साल या फिर 20,000 तक का फाइन हो सकता है। अभी जैसे इन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान चलाया है कि भाई रिहेबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर आपके खोले जाएंगे 508, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये है। बाकी देखो जो ये हमारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है इनके काफी मेडिसिनल यूज भी होते हैं। पेन को रिलीव करने के लिए भी कैनबिस आपका यूज किया जाता है। कैंसर पेशेंट्स में, स्पेशली जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं, उनमें इनको यूज किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा ये रहे, और इसी में हमने जैसे 1971 नार्कोटिक ड्रग्स कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये तीनों हमने साइन कर रखी हैं। ड्रग एंड साइकोट्रोपिक 1988, तो इंडिया ने तीनों साइन भी कर रखी हैं और रेटिफाई भी कर रखी हैं। अगला हमारा यहाँ पे जो है वह ऑर्गन डोनेशन के कंटेक्स्ट में आपका न्यूज में है। एक मैनुअल ये बनाना चाह रहे हैं ताकि उसको कोऑर्डिनेट कर सकें। वन नेशन वन पॉलिसी बेसिकली लाना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसी होने की वजह से काफी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे आप बस एक चीज याद रख लेना, स्टेट सेंट्रल लेवल पे जो हमारी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो है नोटो। नोटो क्या है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंदर आती है? डायरेक्टर जनरल डीजीएचएस, हेल्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसको जो एक्ट रेगुलेट करता है वो ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994। बस इतना ही याद रखेंगे, बाकी ज्यादा डिटेल में अपना है नहीं। सेक्सुअल हरासमेंट को लेके काफी न्यूज में चल रहा था, जैसे जो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एनएचआरसी ने इशू किया था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। तो यहाँ पे एक कमेटी भी बनाई गई थी, और उन्होंने जो आपकी रिपोर्ट लेके आए, तो उसके कंटेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे एमसी मैरीकॉम जो है बॉक्सर, तो उनकी एक कमेटी बनाई गई थी। तो उन्होंने पाया कि इंडिया में ज्यादातर जगह आपका जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, जो कि हमारी विशाखा गाइडलाइंस, तो विशाखा गाइडलाइन किसके कंटेक्स्ट में है? सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के कंटेक्स्ट में, कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से अगर ज्यादा मेंबर हैं तो वहां पे विशाखा गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ती है। आपको आईसीसी बनाना पड़ता है। आईसीसी में कुछ फीमेल मेंबर रहती हैं, कुछ बाहर के मेंबर रहते हैं, और वो कंट्रोल करते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट हमारी ना हो, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि मोर देन हाफ, यानी 16 ऑफ द 30 जो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसमें आईसीसी ही नहीं है। तो ये कौन सा एक्ट है? हमारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 में आया था, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज है, ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए आपके होते हैं शी बॉक्स, SHE बॉक्स, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट ई बॉक्स, तो वो शी बॉक्स उनको बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो एमसी मैरीकॉम की कमेटी बनाई गई थी, स्पेशली ब्रिजभूषण जो शरण सिंह है उनके खिलाफ ये सारी की सारी चीजें आपकी एलिगेशन जो है वो चल रही थी, ये चीज याद रखनी है। तो आईसीसी क्या होता है? एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इस एक्ट में आपकी बनाई गई है, और इसके अंदर ये देखो, अगर कोई भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो उनको बनाना पड़ता है। इसमें 4 मेंबर आपके होते हैं, 50% आपके वुमेन रहेंगे, एक सीनियर वुमेन एम्प्लॉय रहेगी जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगा, एक मेंबर बाहर से भी आएगा एनजीओ से जिसका लीगल बैकग्राउंड होगा, और इनको 3 साल के लिए आपका अपॉइंट करा जाता है आईसीसी मेंबर्स को, ठीक है। एक्ट हमारा हो गया है 2013 वाला, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी थी 1997 में, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सेक्सुअल हरासमेंट? तो कोई भी अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, या फिर सेक्सुअल फेवर
को मांगते हुए या तो कोई डैमेज करने की बात करे या फिर आपको फेवर देने की बात करे तो वो भी हमारा इसी के अंडर आएगा। ठीक है, रिमार्क्स आप अगर दे रहे हैं सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या फिर पोर्नोग्राफी दिखाने की बात चल रही है तो इस टाइप की कोई भी चीज इसमें आपकी आ जाएगी। ठीक है, एमएमएस, एसएमएस, व्हाट्सएप, अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंसिव पिक्चर वगैरह भेज दी तो वो आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक हैंडबुक भी इन्होंने दे रखी, अनवेलकम बिहेवियर, जो आपके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में आपके आ जाएंगे। तो इसमें अलग अलग जैसे वहां 5 सर्कमस्टांसेस आपको बता रखे हैं कि भाई मान लो आपको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए कहे, ठीक है, या फिर थ्रेट करे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भाई जो प्रमोशन वगैरह है वो नहीं करा जाएगा। ठीक है, या फिर उसके प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को चेंज करने के लिए बात करें, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना के रखे, हेल्थ और सेफ्टी को चैलेंज करे, तो ये सारा का सारा आपका आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो आपकी आईसीसी है, ठीक है, उन्होंने बता रखा है कि मान लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपका जो कंप्लेंट है वही आपका फाइल करेगा, बट अगर वो नहीं है, मेंटली फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो उनके जो लीगल हायर है वो भी उनके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 3 महीने का टाइम होता है, बट अगर आईसीसी कहे कि 3 महीने के बाद भी हम इस केस को ले सकते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो भी लिया जा सकता है। यहाँ पे 90 डेज का इन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कि इस दिन 90 डेज के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। और जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी है, जैसे रिपोर्ट है, वो 90 डेज के 10 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिट करनी पड़ती है। अगला कोविड 19 के कंटेक्स्ट में था। डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि अभी कोविड 19 उतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी नहीं रही। लगभग लगभग 7 मिलियन लोग जो है कोविड 19 में आपके मारे गए थे, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फिर चाइल्ड मैरिज को लेके भी एक न्यूज थी, तो ये मेंस के हिसाब से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पोलिक क्राइसिस ने एक मतलब एक ये अपना, जैसे बहुत सारे क्राइसिस को मिला के बोला जाता है, क्लाइमेट चेंज हो गया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तो इनको पोलिक क्राइसिस की कैटेगरी में आपका डाला जाता है। तो एक ये वैसे ही फैक्ट दे रखे हैं कि भाई जैसे इंडिया में भी अगर हम देखें, ये वाले आपको ध्यान रख लेने हैं, वर्ल्ड वाले उतने हैं नहीं, कि भाई लीगल मैरिज की जो एज हमारी 18 और 21 साल है गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए। रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज अगर हम देखें तो 2015-16 में हमारा लगभग 27% था, अभी 27 से 23% के हमारा लगभग रह गया है। ज्यादातर जो स्टेट अफेक्टेड हैं दीज आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे सोशो इकोनॉमिकल कारण भी है जिनकी वजह से ये चाइल्ड मैरिज ज्यादा देखने को मिल रही है, जैसे पॉवर्टी, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, उससे भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसके काफी नुकसान रहते हैं, ये तो आपको पता ही। मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ के कंटेक्स्ट में भी यहाँ पे फैक्ट ही फैक्ट है, ज्यादा कुछ हमारा है नहीं प्री के हिसाब का, बस ये दे रखा था ईएमओसी। ईएमओसी क्या है? इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है? जो जच्चा बच्चा वाली अपनी केयर होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर एसडीजीज के कंटेक्स्ट में था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भोपाल जो है वो पहली इंडियन सिटी है जो कि ट्रैक करेगा प्रोग्रेस की सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के कंटेक्स्ट में। वैसे तो हम इसको नेशनल लेवल पे करते हैं, बट भोपाल जैसे स्वच्छ भारत मिशन में भी आपका नंबर 1 पे रहा है जब से हमने रैंकिंग देना शुरू किया है, तो वो भी ध्यान में रखेंगे। तो ये बेसिकली वॉलंटरी लोकल रिव्यू कर रहे हैं, वीएलआर इसको बोल रहे हैं, अपनी इच्छा से, यहाँ पे कोई थोपा नहीं जा रहा कि भाई खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये वैसे और भी जगह चलाया जा सकता है, इस एग्जाम्पल को आप एग्जाम में मेंस में स्पेशली कोट कर सकते हैं, दैट विल हेल्प। ठीक है, जैसे सिटीज के कंटेक्स्ट में भी देखें तो मतलब हमारा एसडीजी 11 सिटीज में आता है हमारा, और इसी में ही यूएन की एक आपकी रहती है यूएन हैबिटेट, ये आपसे ऑलरेडी पूछा गया था। तो यूएन हैबिटेट यूएन का है, और यूएन जनरल असेंबली कि भाई सोशल इकोनॉमिकल सस्टेनेबल सिटीज हम कैसे बना सकते हैं, उस पर ये फोकस करता है। अर्बनाइजेशन, ह्यूमन सेटलमेंट कैसे बेटर बनाई जा सकती है। 90 से ज्यादा कंट्रीज में ये आपका काम कर रहा है, क्या सारी में है? नहीं। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। फिर एक रोड सेफ्टी वीक को लेके भी था, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। 99% हमारे पेडेस्टेरियन पे चांसेस होते हैं कि दे विल गेट इंजर्ड। ठीक है, अगला हमारा जो इसमें टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आईआर। आईआर में जो जो न्यूज में है, सबसे पहले हमारा आ रहा है यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन
इंडिजीनियस इश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि आदिवासी इसके कंटेक्स्ट में, तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो कह रहे थे कि आदिवासी का जो कंसेप्ट है वो इंडिया के लिए नेटिव नहीं है, यहाँ पे सब लोग वही हैं, ठीक है। तो काफी ट्राइबल ग्रुप्स इससे वो हो गए थे, तो बस इसीलिए ये न्यूज में था कि भाई आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो इसकी थीम भी यही थी, इंडिजिनियस पीपल, उनकी हेल्थ, प्लानिटरी टेरिटोरियल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये काफी इफेक्टेड रहते हैं उस चीज से। ये हमारा बनाया गया था 2000 में। बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है टू इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोसॉक की एडवाइजरी बॉडी है आपका, है ठीक है। आदिवासी लोगों के कंटेक्स्ट में ही आपका देखता है। अगला हमारा जैसे इक्वाडोर, नाइजीरिया, पनामा, इंडिया, तो ये जेनेरिक मेडिसिन के कंटेक्स्ट में एक स्कीम थी। तो आप ये पूछी भी जा चुकी है, पीएम बीजेपी। बीजेपी क्या है? बीजेपी देखो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये है आपका भारतीय जन औषधि परियोजना। देखिए इसको लॉन्च किया गया है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल 2008 में। होता क्या है कि मान लो आपने कोई ड्रग बनाई, ड्रग लगभग 20 साल तक आपकी पेटेंट पे रहती है, 20 साल तक ही रहती है, उसके बाद उसका पेटेंट जो है वो चला जाता है। बट अगर दोबारा से कुछ छोटा मोटा चेंज करके हम पेटेंट दोबारा ले लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट, ठीक है। बट इसको अवॉइड कराया जाता है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आपका 20 साल का टाइम पीरियड हुआ तो उसके बाद सेम ड्रग कोई भी बना सकता है, उसको हम बोलते हैं जेनेरिक ड्रग्स। वो ब्रांड के कंटेक्स में नहीं होता, उसका फॉर्मूला सेम होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है, ठीक है। उसकी एफिकेसी भी आपकी सेम होती है टू द एक्चुअल ड्रग, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, यहाँ पे ये फायदा क्या होता है कि जब सब लोग बनाने लग जाते हैं तो मार्केट में वो आ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, ट्रीटमेंट आपके काफी अफोर्डेबल हो जाते हैं जो पहले नहीं देखने को मिलते। अब यहाँ पे लगभग 50 से 90% लेस रेट पे ये मिल जाती हैं, ठीक है। 2024 तक, अभी मार्च में इन्होंने टारगेट रखा है कि 9000 से अभी हम 10,000 जन औषधि केंद्र हमारा कर देंगे। ये मैंने आपको बता दिया है क्वालिटी वाइज। और ये सब आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया जो है जेनेरिक ड्रग्स का वर्ल्ड में लार्जेस्ट सप्लायर हमारा है। तो फर्स्ट सेकंड इंडिया का आपको पता ही होना चाहिए। इंडिया और यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, उसके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, 2-3 साल, 1 ईयर सॉरी, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। अगला हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपको पता होना चाहिए कि इसको कौन लॉन्च करता है, बस। तो इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च करता है। क्या है ये? एनजीओ। यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था, रिपोर्ट डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है? एनजीओ। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऐसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कौन है, क्या लॉन्च करते हैं, ठीक है। ये जैसे 2023 का जो इंडेक्स आया तो उसमें 161st पोजीशन इंडिया को यहाँ पे दी गई। और इंडिया को अगर आप देखेंगे तो सरप्राइजिंगली चाइना, मैक्सिको, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, ये जो है वही बचे हुए हैं। बाकी मतलब सब इससे वो है, मतलब इंडिया इनसे बेटर है। तो चाइना तो लोअर 3 में आता है। जैसे टॉप 3 हम देखें तो नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क हमारे रहेंगे, और नीचे वाले 3 वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया हमारे आते हैं। अब ये क्या है? एनजीओ है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड टू डिफेंड एंड प्रमोट मीडिया फ्रीडम, गुड, ठीक है। अब ज्यादा दिल से नहीं लेना इन सब चीजों को, ठीक है। सब एक बैलेंस सा व्यू रखें तो ज्यादा बेटर रहता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, ये ध्यान रखना है। और उसका डॉक्टर वाले का मैंने आपको बता ही दिया था। इसको कंसल्टेटिव स्टेटस भी दे रखा है इन्होंने। प्रेस फ्रीडम की भी एक डेफिनेशन दे रखी है कि भाई जो एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट एंड इंडिविजुअल्स कि वो कलेक्टिव टू सेलेक्ट, प्रोड्यूस, डिसेमिनेट न्यूज, लेना, बनाना, ठीक है, और वो करना, तो ये सारा का सारा कर सके। अगला न्यूज हमारा है कालादान प्रोजेक्ट को लेके। अभी ये कंप्लीट होने वाला है, तो उस कंटेक्स्ट में ये न्यूज में था। 15 साल पहले हमने इसको शुरू किया था। आपको पता होना चाहिए कालादान आपका कहाँ है, सितवे पोर्ट हमारा कहाँ है, तो ये म्यांमार में रहेगा। ये सितवे पोर्ट आपका है, ठीक है। कलेतवा है ये, ऐसे मतलब पलेतवा, कलेतवा, यहाँ से होते हुए जाता है। ये देख लेते हैं। तो इंडिया ने अभी एक शिपमेंट यहाँ से भेजी सितवे पोर्ट से अंडर कालादान प्रोजेक्ट। ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, जहां से जैसे मान लो आप शिप से आए, ठीक है, फिर आगे रोड से और रेल से आगे चले जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कलकत्ता टू सितवे पोर्ट इन म्यांमार। सितवे मैच द फॉलोइंग में आ सकता है म्यांमार के कंटेक्स्ट में। डीप सी पोर्ट है सितवे पोर्ट। और देखो यहाँ पे हमारा जो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, चिकन नेक है हमारी। अच्छा, चिकन नेक की जो एवरेज लगभग लगभग ब्रेड है वो कितनी है, ये आप बताएं। तो उस में क्या है कि अगर मान लो चाइना ने एकदम से ब्लॉक कर दिया तो हमारे पास अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। तो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट ये है, इसको हम बोलते हैं सिलगुरी कॉरिडोर, ठीक है। चिकन नेक बनाया किसने है? ये IWA, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शिपिंग मिनिस्ट्री, ठीक है।
तो कालादान प्रोजेक्ट हमारा है, ये बस ध्यान में रखें, ठीक है। म्यांमार याद रखना है, सितवे पोर्ट याद रखना है, और यहाँ पे जो कालादान रिवर है वो कनेक्ट कर रही है टू द मिजोरम, ना मा मी सबसे नीचे है तो मिजोरम के साथ ये कनेक्ट करती है। म्यांमार में ये है पलेतवा जो इसको कनेक्ट करता है, और मिजोरम में है जोरिनपुई, ठीक है। एक बार यूपीएससी में ऐसा भी पूछा गया था कि ये इसको कनेक्ट कर रहा है इस वाली स्कीम में, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कालादान वाला। तो आप जोरिनपुई याद रखेंगे, पलेतवा याद रखेंगे जो नीचे से हमने देखा, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसने कलकत्ता से सितवे का जो डिस्टेंस है 1300 किलोमीटर कम कर दिया है। और दूसरा हमारा जैसे इनिशिएटिव है आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड वाला जो है, जो कि मोरे इन इंडिया को थाईलैंड में मायसोत से कनेक्ट करता है, ठीक है। एक व्हीकल एग्रीमेंट भी है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। अगला हमारा जैसे जापान, इसके कंटेक्स्ट में शटल आर्ट डिप्लोमेसी हमारा न्यूज में था ज्यादा कुछ, जैसे पुरानी कुछ एट्रोसिटीज हुई हैं तो उनके लिए माफी वगैरह मांगना है, ऑल दिस थिंग्स। इसमें आपका दे रखा है कि इंडिया ने जैसे अफ्रीका में काफी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो हमारे आ रहे हैं, वैसे एज एन एग्जांपल हम ध्यान रख सकते हैं, बाकी प्री के लिए इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हमारा है नहीं, ठीक है। ऑयल कंपनीज वगैरह काफी आ रही हैं, जैसे टॉप 5 अगर हम देखें तो उसमें ईरान की है, चाइना की है, इराक की है, इंडिया की है और फ्रांस की है, जो अफ्रीकन रीजन में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। जैसे इंडिया की है पैरादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन, और एक और हमारी जैसे ये है, एक है न्यू मुंद्रा टू पानीपत ऑयल पाइपलाइन, जो ये हमारी पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन है, ठीक है, इंडिया में। तो ये आपकी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, असम तक आपकी जाती है। ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में, ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसको नुमालीगढ़ आपका रिफाइनरी लिमिटेड ओन करता है असम में, और जो सेकंड है प्रपोज न्यू मुंद्रा पोर्ट है, वहां से लेके पानीपत तक का आपका रहेगा। ये कहां कहां से जा रही है देखो, गुजरात, ठीक है, कच्छ से लेके नागौर, जालोर, झुंझुनू, सिक्कर, जोधपुर, पाली, ठीक है, और फिर अपना हरियाणा, ठीक है, पानीपत। अच्छा, हरियाणा की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट बनी फिर हटाई गई और फिर से डिस्ट्रिक्ट बनी, बताइए। अगला हमारा है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये ऑलरेडी पूछा गया था यूपीएससी में, तो ये 2023 में 6th इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है, ढाका बांग्लादेश में करी गई है। बेसिकली इंडियन ओशियन में पीस प्रोस्पेरिटी पार्टनरशिप के लिए ये बेसिकली बात करते हैं, ज्यादा कुछ है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब स्टार्ट हुई, 2016 में, पहली चीज तो ये, ठीक है। आसपास के जो भी रीजन है उनमें सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करना, और ये लिंक्ड है सागर इनिशिएटिव। सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, जितने भी लोग हैं उनसे सिक्योरिटी। पहला एडिशन इसका सिंगापुर 2016 में हुआ था, और अभी वाला हमारा कहाँ है, बांग्लादेश, ये याद रखेंगे, ढाका। फिर एससीओ आपका न्यूज में है, एससीओ के मेंबर कंट्रीज आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं। तो एससीओ क्या है, जैसे अभी क्या है कि और भी मेंबर्स को ये ऐड कर रहे हैं, इंडिया ने भी जैसे प्रपोज किया है, जो भी हमारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको दूसरी कंट्रीज में भी यूज किया जा सके। जैसे हमारे आधार है, यूपीआई है, डिजी लॉकर है, कोविन है, ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं बहुत सारे देशों में, ठीक है। यूपीआई को अब बहुत सारे जगह पे अलाउ भी किया जा रहा है, ठीक है। तो एससीओ है शंघाई कॉर्पोरेशन, एससीओ फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, हाँ। अब देखो, इसकी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, इसकी ट्रिक है ट्रक टू यूके। ट्रक क्या है, देखिए, ट्रक टू यूके, टी है तजाकिस्तान, यू क्या है, उज्बेकिस्तान, सॉरी, ट्रक टी आर, आर क्या है, रशिया, टी आर यू, यू उज्बेकिस्तान, सी, ठीक है, सी इज चाइना, के किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ट्रक टू के टू, और के इसमें दो हैं, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है, ट्रक टू। अब यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान, ट्रक टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ट्रक टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान रिसेंटली ऐड हुए हैं, यूके वाली ट्रिक किसी दूसरे में आएगी तो थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, ट्रक टू आईपी, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो ये लेटेस्ट एडेड है। 6 डायलॉग पार्टनर हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान एंड ऑल दिस थिंग्स। नेपाल है, तो नेपाल श्रीलंका मेंबर नहीं है, डायलॉग पार्टनर है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यस, यूरेशियन, चाइना, रशिया सब आ रहे हैं, तो यूरेशिया का ये एक पार्ट है, 2001 में आपका बनाया गया था, एससीओ चार्टर साइन किया गया था 2002 में, ये ध्यान रखेंगे। और इसको यूएन जनरल असेंबली में आपका स्टेटस भी मिला हुआ है ऑब्जर्वर का,
अगला पैलेस्तीन आपका न्यूज में था। यूएन ने जैसे 1948 पैलेस्टीनियन जो कैटास्ट्रोफी है उसको पहली बार कमेमोरेट किया, तो उसके कंटेक्स्ट में था, बस ज्यादा कुछ है नहीं। इजराइल पैलेस्तीन मैप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पैलेस्तीन जो है वो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री हल्की फुल्की पता हो कि ओटोमन टेरिटरीज में ये आपका रहता था, और यूके के एडमिनिस्ट्रेशन में ये आता था। जब जैसे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 लीग ऑफ नेशन, तो बाद में यूके को ये दे दिया गया था। फिर इसराइल धीरे धीरे आने लग गया और उसने सारा का सारा पैलेस्तीन जो है उसको ऑक्युपाई कर लिया। तो यहाँ पे जैसे वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये सारी की सारी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूछी जाती है, तो ये हमारा है। अब जैसे जूस जो है वो नाजी परसिक्यूशन जो हमारा हिटलर के द्वारा किया गया था, तो उसके बाद आके यहाँ पे सेटल हो गए थे और उन्होंने इसराइल बनाया। G7 की समिट हुई है हिरोशिमा में। हिरोशिमा नागासाकी हमें पता होना चाहिए। जैसे रशिया जो है उसको यहाँ पे काफी डिस्कस किया गया, यूक्रेन के इन्वेजन को काफी डिस्कस किया गया। G7 में मेंबर्स कौन कौन से आते हैं इसको ट्रिक से याद रख लेना, ठीक है। जैसे G7 पूछा जाता है, G20 पूछा गया था, G7, G8 में क्या था? रशिया था। पहले ये G6 था। G6 में जैसे कनाडा, फ्रांस, ठीक है। कनाडा है, यूएस है, दो दो के पेयर हो गए, ठीक है, दो ये हो गए। यूके है और जर्मनी है, ठीक है। फिर इटली और जापान, तो ये दो दो के पेयर। फ्रांस, ठीक है, फ्रांस भी है। फ्रांस और यूके को ध्यान रख सकते हो, कनाडा और यूएसए को ध्यान में रख सकते हो। जर्मनी हो जाएगा GIJ, तो जर्मनी, इटली एंड जापान हो जाएंगे, ठीक है। एशिया का हमारा जापान यहाँ पे है। और एक और चीज कि यहाँ पे देखो, पहले G6 था, कनाडा नहीं था, कनाडा बाद में आया 1 साल के बाद। और फिर बाद में रशिया को भी ऐड किया गया, G7 से G8 हुआ। 1998 में रशिया ने इसको किया, ठीक है। बट फिर क्रीमिया में जब इसने इन्वेड किया तो उसके बाद रशिया को हटा दिया गया। और 2024 में इसकी जो समिट होगी वो कहाँ होगी? इटली। अभी कहाँ हुई है? जापान में। तो ये है, इसको अटेंड कर रहे हैं सारे के सारे। उसके अलावा इनके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, इंडिया, जो कि अभी इस साल G20 का प्रेसिडेंट था, ठीक है, तो वो भी अटेंड कर रहा है, तो ये रहेगा। तो यहाँ पे सारी चीजें, मतलब कॉमन चीजें, मेनली आपके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारी चीजें डिस्कस करी जाती हैं। इकोनॉमी पे ये ज्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर अटैक हमारा हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, ये भी ध्यान में रखना 1945। और आपको ये भी कि उन बॉम्ब्स का नाम क्या था वो भी बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिर अगला हमारा है फिपिक समिट। फिपिक के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फिपिक क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स। ये छोटे 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 आइलैंड्स हैं, इनका एक फोरम है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स में ज्यादा वो रहता है, तो मोदी जी ने इनके साथ इंटरेक्ट किया। और यहाँ पे 14 आइलैंड कंट्रीज हैं, तो थोड़ा सा पता हो कि जैसे कुक आइलैंड जो कि न्यूजीलैंड के पास है, फिजी, ठीक है, किरिबाती, मार्शल आइलैंड आपको पता होना चाहिए, माइक्रोनेशिया, नरूरू, नाइल, पलाउ, पापा न्यू गिनी, ठीक है, समोआ, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, इनकी लोकेशन देख लेना। टोंगा, टोंगा वोल्केनो आपका काफी न्यूज में था पिछली बार। टोलू, वंतु, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आपके आते हैं। तो क्या है कि आइलैंड तो है छोटे छोटे, बट इनके पास जो इकोनॉमिकल जोन है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, काफी बड़ा हो जाता है। तो ये इनके पास रिसोर्सेज काफी हैं, तो सब लोग कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में रहते ही हैं। और इंडिया का तो सबके साथ ठीक ही चल ही रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो समिट हुई थी 2014 में आपकी हुई थी फिजी की कैपिटल में, सेकंड आपकी जयपुर में हुई थी इंडिया में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने फिजी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया 2022 में, जैसे जयपुर फुट कैंप भी लगाया गया। तो हम अपनी सॉफ्ट पावर को भी इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। फुट कैंप जो है, जैसे ऐसा ही फुट कैंप आपका जयपुर फुट जैसा पापा न्यू गिनी में भी लगाया गया, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स को एक बार देख लेते हैं। एक है रिवैम्ड CGTME। क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME। तो जैसे MSME को जो पैसा दिया जाता है, अगर वो वापस नहीं आया तो उस क्रेडिट की गारंटी के लिए ये आपका एक फंड और स्कीम रहता है, ताकि जैसे इसमें 2 लाख करोड़ की बात करी गई, ताकि और ज्यादा सपोर्ट किया जा सके, इनमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। जैसे प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग में भी हमारे आते हैं। हैदराबाद में एक फाइनेंशियल इंक्लूजन सेंटर इनका बनाया जा रहा है। किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर ये आपके आती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी मिलके इसको काम कर रहे हैं, सिडबी भी याद रखेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन 4 है, सिडबी का कंट्रीब्यूशन पूरे के पूरे कॉर्पस में रहेगा 1। ऐसे ही इन्होंने MSME के लिए विवाद से विश्वास
रिलीफ, ठीक है। तो मतलब आपस में बातचीत करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की बात करी जा रही है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है बेसिकली। कोविड 19 में क्या हुआ था कि कई अपना पैसा वापस नहीं लौटा पाए या फिर ऑर्डर जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। अगला हमारा है कृषि मैपर ऐप। नाम से ही आपको पता चल रहा है, लॉन्च किया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। तो जो हमारा जैसे अभी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन का, पल्सेस का और इनका कितना हुआ है वो नहीं देखना, ऐसे ही जैसे मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन है आपका 40% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 91 था, 128 के आसपास हमारा अभी हो गया है। तो ये सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखा गया है। कृषि मैपर में जो भी हमारा जियो स्पेशल डाटा है, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से, और ये सारे का सारा नोट करता है और फार्मर तक भी पहुंचाता है कौन सी क्रॉप बोएंगे कैसे। तो हमें सारा का सारा रेडी टू एनालिसिस डाटा आपका मिल जाता है। और ऐसा ही नहीं सिर्फ क्रेडिट के लिए भी ये बात करेगा, ठीक है। अगर क्रॉप पे कोई स्ट्रेस वगैरह आने वाला है, आ सकता है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देगा ताकि बेटर तरीके से हम इसको हैंडल कर सके, ठीक है। फिर कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आपकी न्यूज में है। हरियाणा में एचसीएस में कई बार ये देखा जाता है कि पुरानी स्कीम्स आपकी पूछ ली जाती हैं, तो दो तीन स्कीम्स को हम देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, तो ये हमारे आती हैं। तो जीवन ज्योति, जीवन की ज्योति जाने वाली है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस है, तो जीवन का ही रहेगा, पहली चीज तो ये याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड चीज देखो, ईयर टू ईयर रिन्यू होती है। 18 से 50 वाले इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि 50 के बाद तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के पास पहुंच जाते हो, तो इसलिए एनरोल करने की बात नहीं करते। खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो सकता है, ठीक है। 55 साल तक आपका लाइफ एज कवर करा जाता है, यानी अगर आप 50 में करोगे तो 55 तक कंट्रीब्यूट करोगे। और डेथ होने पे 2 लाख का कवरेज आपका इसमें होता है। प्रीमियम आपको हर साल देना पड़ता है 436, मतलब इस साल दिया, अगले साल दिया, अगर नहीं दिया तो वो कैंसिल हो जाता है। इसका यही मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का, ठीक है। अगर आप दे रहे हैं तो आपके घर वालों को इतने रुपए मिल जाएंगे ऑन डेथ। थोड़ी सी सोशल सिक्योरिटी का ये काम करता है। ऐसा ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एक्सीडेंटल कवर के कंटेक्स में है। यहाँ पे थोड़ी सी एज बढ़ा रखी है, ये भी 1 ईयर है। रेगुलर डेबिट होता रहता है आपके अकाउंट से, एक बार अकाउंट लिंक हो गया हर साल कटता रहेगा। 18 से 70, वहां 18 से 50। एक्सीडेंटल अब दो तरीके से कवर है, 2 लाख का कवर अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है या डेथ है, ठीक है। अगर कम है, पार्शियल डिसेबिलिटी है, तो 1 लाख का भी रहता है। यहाँ पे प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए ही आपका चार्ज किया जाता है। अगला है अटल पेंशन योजना, ये सारा का सारा पूछा गया था पिछले वाला भी, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे इस टाइप की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। तो पहला ये अटल पेंशन योजना जो है, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, जो पुअर और प्रिविलेज हैं, जो किसी भी सोशल सिक्योरिटी वगैरह में नहीं आते, तो उनके लिए किया गया था। एलिजिबिलिटी क्या है, 18 से 40 साल के होने चाहिए, आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, और कोई पेंशन स्कीम में आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको गारंटीड पेंशन दी जाएगी 3, 4 या 5 हजार आफ्टर 60। कुछ कंट्रीब्यूशन आप करोगे, कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार आपके बिहाफ पे करेगी, और इस तरीके से रहता है। तो मंथली पेंशन आपको मिल जाएगी। आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मान लो आपकी डेथ हो जाती है पहले ही 60 से पहले, तो बाकी बचे टाइम में आपका जो स्पाउस है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, फिर उसको मिल जाएगी वही पेंशन एग्जैक्टली। अगर नहीं करते हैं तो टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो जो ओवरऑल कॉर्पस है वो मिल जाता है अगर डेथ तक ही करना है तो। अब जो कंट्रीब्यूशन है वो आप मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, हाफ ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हैं। 5 करोड़ इंडिविजुअल ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है। अगली जो हमारी न्यूज है दैट इज अबाउट थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। आपको पता होना चाहिए थैलेसीमिया एक ब्लड की बीमारी है, हीमोग्लोबिन के कंटेक्स में आपका रहता है। तो इसमें फेज 3 इन्होंने लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। थोड़ा थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, जैसे 356 बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो के ट्रांसप्लांट से ही इसका ट्रीटमेंट होता है, एक चीज तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ये एक जेनेटिकल ब्लड डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन एबनॉर्मल हो जाता है। मान लो हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपका आरबीसी एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते, और ये सब चीजें रहती है, ठीक है। तो बॉडी में जैसे कई बार क्योंकि आयरन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, आयरन ओवरलोड देखने को मिलता है, हार्ट पे भी थोड़ा सा मतलब लोड यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई क्योर नहीं है, हम इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कंटेक्स में ही इसको देखते हैं, यही इसका क्योर है। ऐसे ही इसमें जैसे ई रक्त कोष पोर्टल भी इन्होंने बनाया, नाम से पता चल रहा है रक्त कोष, ठीक है। 2016 में ये लॉन्च किया गया।
कि भाई कैसे किसी ने डोनेट किया, कहाँ तक पहुंचाना है, तो उसको कैसे स्ट्रीमलाइन स्टैंडर्डाइज आपका किया जा सकता है उस तरीके से। अगला हमारा है भारत ई मार्ट। देखो भारत ई मार्ट बेसिकली क्या है, ये एक ओएनडीसी, इंडिया पोस्ट को इसमें ऑन पोस्ट लिया गया है। ओएनडीसी पोर्टल है, जैसे हमारा यूपीआई है, तो यूपीआई जैसी चीज होगा। यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे आपके, जैसे यूपीआई में हम सिर्फ पेमेंट करते हैं, ओएनडीसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इट्स ए यूपीआई ऑफ आपका छोटी छोटी इंडस्ट्रीज। कोई प्रोडक्ट है तो आप इसमें रजिस्टर करें, आपका प्रोडक्ट मान लो आपको कहीं भेजना है, जैसे अमेजन आपके प्रोडक्ट को लेता है, एक कमीशन लेता है और आपके प्रोडक्ट को कहीं भी भेज देता है जहां से उसकी डिमांड आई है या फिर पेमेंट आई है, ठीक है, ऐसा ही ये काम करता है। तो ये ई मार्ट इसी के लिए ही आपका बनाया गया है, छोटे छोटे जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। हाँ, ओएनडीसी क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको डेवलप किया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारा प्रोवाइड कराएंगे, भारत ई मार्ट में यही है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेटफॉर्म है ये। किसने क्रिएट किया है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कैट ने, ठीक है। अगला हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कंटेक्स्ट में है कि 50% विलेजेस जो है उनको आपका ओडीएफ प्लस स्टेटस मिल गया है। हमें पता होना चाहिए, जैसे ओडीएफ स्टेटस जो है कि भाई ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए, उसके अलावा अगर आपने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर लिया है तो हम किस में आ जाते हैं, ओडीएफ प्लस में। 2.96 लाख विलेज को ओडीएफ प्लस आपका मिल चुका है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु, ये याद रखेंगे। यूटीज में अंडमान एंड निकोबार, दादरा नगर हवेली ये हो जाएंगे, लक्षद्वीप हो जाएंगे। कब लॉन्च किया था, अक्टूबर 2014 में हमने लॉन्च किया था, 19 तक का हमने टारगेट रखा था, फिर 2022 टारगेट्स को अचीव करते हुए चल ही रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और कि हरियाणा में ओडीएफ प्लस हमारे कितने विलेज हैं वो बताएं परसेंटेज के हिसाब से। अगला है पोषण भी पढ़ाई भी। यहाँ पे बेसिकली बात क्या करी जा रही है कि जो आंगनवाड़ी है वहां पे हम न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उस पर भी हम फोकस करना चाहते हैं थ्रू आंगनवाड़ी। पोषण अभियान जो हमारा माल न्यूट्रिशन के कवर अप करते हुए था, उसके साथ ये रहेगा, क्योंकि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसके बारे में बोला गया था, तो उसको लिंक करके ये कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखेंगे इसमें। जन आंदोलन हम इसको बनाना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशन के साथ साथ, क्योंकि देखो ऐसा माना जाता है 85% जो हमारा ब्रेन की डेवलपमेंट है वो आपकी 6 साल तक हो जाती है, तो शुरू में ही न्यूट्रिशन भी अच्छा चाहिए, लिटरेसी भी अच्छी चाहिए, ताकि बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। अगला है मिशन अमृत सरोवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें हरियाणा में भी बहुत सारे जो आपके पुराने सरोवर थे उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, तो उसी में है 50,000 सरोवरों को ये करना चाहते हैं। तो इन्होंने कर भी दिया है, 50,000 का टारगेट भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आजादी के महोत्सव में इन्होंने बोला था इस टाइप का कि भाई आसपास वो हो गया, दादरी में भी हुआ है एक का, ठीक है। तो ये है बाला वाला जोड़ करके है, तो उसका हुआ है, ठीक है। तो 50,000 का इन्होंने इसमें टारगेट रखा था, और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए रखा है, हाँ, 50,071 है बीन कंप्लीटेड, ठीक है। 72,000 पे इन्होंने काम शुरू कर दिया, टारगेट से अचीव कर ही लेते हैं ज्यादा, ठीक है। अगला है हमारा सक्षम, ये पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, यहाँ पे किसको सक्षम, सक्षम कई जगह है, ये एक नया है। तो सक्षम किसको बनाना चाहते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स को, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना चाहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, ताकि जो रिमोट एरियाज में सर्व कर रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत ना आए, ये सिम्टम्स आए ऐसे ट्रीट करना है इस तरीके से। तो हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ये है सिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने इसको लॉन्च किया है, आपका डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए है, बेटर बनाने के लिए है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो 100 से ज्यादा इसमें पब्लिक हेल्थ क्लिनिकल कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन मोड में आपको मिल जाते हैं। जैसे हमने देखा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और एक वाइब्रेंट विलेज में देखा था वन विलेज वन प्रोडक्ट, वैसे ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पे काम करने के लिए रेलवेज में एक छोटा सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, ज्यादा कुछ काम का इसमें हमारा फ्री के लिए नहीं है, ठीक है। लोकल को हम इसमें प्रमोट करना चाहते हैं, ये रहेगा 2022 में लॉन्च करी। परख परख हमने ऑलरेडी देखा था, परखना चाह रहे हैं आपस में, जैसे मान लो अलग अलग बोर्ड में स्टूडेंट्स को किस तरीके से आपके ग्रेडिंग वगैरह दी जा रही है, तो उनको परख करने के लिए है। तो इसमें जैसे 60 जो हमारे स्कूल बोर्ड हैं उनको यूनिफाई करने की बात आपकी करी गई है,
ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर इसको चलाया गया है, कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे के सारे आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। पता रहेगा, जैसे मान लो सीबीएसई बोर्ड में इस ग्रेडिंग में रहता है, हरियाणा बोर्ड में इस ग्रेडिंग में रहता है, तो सबकी कॉमनैलिटीज देख के कि किस तरीके से ग्रेडिंग होना चाहिए स्टूडेंट को, तो परख यहाँ पे स्टूडेंट की नहीं, बोर्ड्स के कंटेक्स्ट में है, ये ध्यान रख लें। उनकी इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, ग्रेडिंग मेथोडोलॉजी, करिकुलम, सिलेबस, स्टैंडर्ड्स क्या है, सर्टिफिकेट्स क्या दे रहे हैं, क्रेडिबिलिटी क्या है, ऑल दिस थिंग्स। अगला आपका न्यूज में है उड़ान 5.1। देखो उड़ान सारा का सारा जैसे उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, इसमें ज्यादातर एरोप्लेन्स का है, बट जो 5.1 है इसमें यूनिक क्या है, ये हेलीकॉप्टर्स के कंटेक्स में रहेगा। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर के रूट को डेवलप करने के, क्योंकि पिछले वाले भी काफी सक्सेसफुल रही, तो अब ये उसको करना चाहते हैं। यहाँ पे भी जैसे ये प्रोवाइड कराएंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग को, मान लो मैं अपना हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहा हूँ बट मुझे नुकसान हो रहा है कुछ पैसे का, तो वो प्लस कुछ प्रॉफिट ऐड करके सरकार मुझे देगी, ताकि कुछ टाइम के लिए मेरे लिए वहां पे रन करना वायबल हो जाए, और आफ्टर सम टाइम क्योंकि लोगों में बिहेवियरल चेंज आएगा, उनके फायदे पता चलेंगे, तो वो अपने आप ही वायबल हो जाएगा। यही इनका मेजर काम रहता है। ये हो गया उड़ान। लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिसलेनियस टॉपिक है, इसमें वैसे ज्यादा कुछ मिलता है नहीं। जैसे फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट जो है वो कौन लेके आया है, WEF। ठीक है, तो WEF की रिपोर्ट आपसे पूछी जाती है, IMF, WEF, WTO। तो फ्यूचर ऑफ द जॉब्स, जॉब्स का फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम आपको बता रहा है। ठीक है, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखना कि जैसे एनालिटिकल और जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, क्यूरियोसिटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एप्टीट्यूड, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, AI, बिग डाटा, इनकी नॉलेज, तो ये इस तरीके से जॉब्स जो हैं वो डिसाइड हो रही हैं। ठीक है, तो आपके फ्यूचर के लिए ध्यान में रखना है, इन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा जॉब हमारी एजुकेशन, एग्रीकल्चर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है कैसे इनको यूज करके हम कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा एनालिटिकल थिंकिंग जो है डिमांड में रहेगा 9%, क्रिएटिव थिंकिंग 7%, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अगला हमारा थर्मोबैरिक बॉम्ब। देखो जैसे ये आया बॉम्ब गिरा और यहाँ पे एकदम से क्या करता है, ये क्लोज्ड स्पेस में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे बॉम्ब का काम करता है, लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे म्यांमार मिलिट्री ने इसको यूज किया था तो इनको कंडेम भी किया गया था, 160 के आसपास लोग भी मारे गए थे। इसको हम बोलते हैं वैक्यूम बॉम्ब। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो म्यांमार में एक गांव है पजीगी गांव, वहां पे ये किया गया था। तो इसमें एक फ्यूल कंटेनर होता है, दो बड़े बड़े एक्सप्लोजिव चार्ज होते हैं, तो जैसे ही आएगा ये तो एरोसोल बॉम्ब है ये, और ऑक्सीजन को सक कर लेगा और लोगों की डेथ हो जाएगी। ठीक है, एस्फिक्सिया के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। कोई भी इंटरनेशनल लॉ हमारे पास अभी है नहीं जो इसको कंट्रोल कर रहा हो। इसको ऐसा नहीं है कि इन्होंने यूज किया, जैसे यूएसए जो है उन्होंने भी वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर, इराक में भी यूज किया, अफगानिस्तान में भी यूज किया, अभी जैसे अर्मेनिया अजरबैजान है, सीरियन वॉर है, वहां पे भी इसको यूज किया जा रहा है। अगला हमारा है गैलेंट्री अवार्ड्स के कंटेक्स्ट में। अवार्ड आपसे पिछली बार भी पूछे गए थे, तो बेसिक आपको कभी भी कोई अवार्ड पढ़ रहे हो स्पोर्ट्स वाला, यूपीएससी में भी पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 37 गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं, जिसमें कि 8 कीर्ति चक्र, 29 शौर्य चक्र आपके दिए हैं। थोड़ा सा बस वो देख लेते हैं। जैसे देखिए इनको 2 बार अनाउंस किया जाता है। पहला, एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है रिपब्लिक डे पे, सेकंड हमारा इंडिपेंडेंस डे पे। अब जैसे अलग अलग दिए जाते हैं, परमवीर, महावीर, वीर, तो ये इसी सीक्वेंस में है। वीर से बड़ा है महावीर, महावीर से बड़ा है परमवीर, परम बड़ा है ना, फिर महा है, फिर खाली वीर है, तो इसलिए। ठीक है, तो ये है। फिर हमारा जैसे अशोक चक्र वगैरह भी है, 1 2 3, ये इतना नहीं देखेंगे, तो इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह है, बट उतना काम का नहीं है कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आर्मी के अलावा भी जो सिविलियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, तो उनको भी ये दिया जाता है, स्पेशली ऑफ पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री, तो आर्मी के अलावा भी मिलता है, ये ध्यान रख। नर्सिंग सर्विस के जो आर्म फोर्सेस में है उनको भी मिलता है, ये ध्यान रख लेना बस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, परम वीर के बाद है अशोक, फिर है वीर, महावीर, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र। ठीक है, फिर शौर्य चक्र। एक और प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था, वीर गाथा। तो जो हमारे मतलब वीर हैं उनकी बातें बताने के लिए स्टोरी टेलिंग में वीर गाथा। ठीक है, यहाँ पे स्कूल्स में भी बहुत सारे ग्राफिटी वगैरह भी बनाए गए थे।
अगला है हमारा हरित सागर। देखो सागर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने इसको लॉन्च किया है ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन के कंटेक्स्ट में, कि पोर्ट्स पे कैसे हम ग्रीन टेक्नोलॉजी या फिर कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस, रिसाइकल एंड ऑल दिस थिंग्स। बस इतना ही याद रख लेंगे। ठीक है, तो 4 मेजर पोर्ट जैसे दीनदयाल पोर्ट, विशाखापट्टनम, न्यू मैंगलोरो, ठीक है, इनमें इसके बारे में बात करी गई है। तो पारादीप को सबसे ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट हुई है, तो इसलिए अवार्ड किया गया है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। हाँ, काम की यह है कि भाई पारादीप पोर्ट कहाँ है, ठीक है। जो हमारे मेजर पोर्ट हैं उनकी लोकेशन आपको सारे के सारे पता होना चाहिए, कितने हैं, 13 मेजर पोर्ट आते हैं, सबसे लेटेस्ट कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। हिंटस वी से शुरू होता है। फिर हमारा जैसे पोखरण 2 की 25वीं एनिवर्सरी थी, पोखरण 1, पोखरण 2। पोखरण 1 हमारा क्या था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 2 क्या है हमारा, ऑपरेशन शक्ति। तो हमने न्यूक्लियर बॉम्ब को यहाँ पे टेस्ट किया था, ठीक है। जैसे 1998 में हमने टेस्ट किया था इसको, 3 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, 2 दिन के बाद 2 और बॉम्ब भी टेस्ट किए गए, इसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। 1940 से 50 के बाद ही हमारी जर्नी जो है वो शुरू हुई थी, ये आप देख सकते हैं। कलाम जी हैं, ठीक है, काफी यंग है। तो ये है, तो इनका जनक जिसको माना जाता है दैट इज होमी जहांगीर बाबा, ठीक है। 1945 में सबसे पहले खुला था टीएफ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, पहला इंडिया का रिसर्च सेंटर था जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में चल रही थी। और ये किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और इसको कौन हेड करता है हमने देख लिया, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बाबा ने इसको, मतलब पहले डायरेक्टर भी इसके थे। और इसमें 2 चीजें आती हैं, एनपीटी और सीटीबीटी। तो इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि भाई हम वेपन्स को प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, और जिनके पास है नहीं उनको बनाने नहीं देंगे। तो इंडिया ने कहा ये काफी डिस्क्रिमिनेटरी है। 1968 में आया, इंडिया हैज नॉट साइंड। उसके अलावा जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बार बार यूपीएससी में, कि और किसने साइन नहीं कर रखा, तो आप ध्यान में रखें। जैसे पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, वो भी कहीं ना कहीं नोट साइनिंग में ही आपके मिलते हैं। इराक है, ठीक है, वो भी नोट साइनिंग में ही मिलता है। फिर पोखरण 1 जैसे हमारा हुआ था 1970s में, हम इसको बनाने लग ही गए थे, ठीक है। जहांगीर बाबा के बाद आपके आए हैं विक्रम साराभाई, जिन्होंने सारा का सारा फिर कारोबार जो है वो संभाला, कि भाई किस तरीके से इसको लेके जाया जा सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी भी आ गई थी, तो 1966 तो उन्होंने काफी सपोर्ट भी किया। तो 18 मई 1974 को पोखरण 1 आपका हुआ है, और यह है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। और हम इस पे हमेशा पीसफुल पे ही फोकस करते हैं, हम कभी भी इसको मिलिट्री पर्पज से नहीं चाहते, बट अपने डिफेंस के लिए तो हमें चाहिए। फिर बाद में देखो हुआ क्या, इमरजेंसी आपकी आ गई, तो मोरारजी देसाई आए, उन्हें इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, तो इन्होंने कुछ टाइम के लिए होल्ड सा हो गया था। बट 1983 डीआरडीओ जो है उसको फंडिंग वगैरह जो है इंक्रीज करी गई, और मिसाइल प्रोग्राम हमारा लॉन्च किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के उसमें। और यहाँ पे जो हमारी 4-5 मिसाइलें बनी, उनके भी आपको नाम, और सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, और ये हमने देख लिया। बाकी जैसे सीटीबीटी की भी बात करी गई 1996, तो टेस्ट बैन ट्रीटी ये थी, तो हमने इसको नहीं माना। और उस टाइम पे जैसे यूएसए है, कनाडा है, तो वो हमारे अगेंस्ट ही आ गए थे, बहुत सारे सैंक्शंस इंडिया को झेलने भी पड़े थे। और उसी टाइम पे गोरी मिसाइल पाकिस्तान ने लॉन्च करी थी 1998 में, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। अगला हमारा युवा प्रतिभा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पूसा, जो हमारा इंडियन होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा, तो उसमें हम जैसे कुकिंग और इन सबको प्रमोट करने के लिए ये हो रहा है युवा प्रतिभा। प्रतिभा किसमें चाहिए, कलनरी टैलेंट हंट ये है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे मिलेट्स का चल रहा था, तो मिलेट्स को प्रमोट करना और ये सब वो सब, तो कैसे इसके थ्रू किया जा सकता है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑल दिस थिंग्स, ये काम की है नहीं। फिर हमारा बोआब ट्रीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इनको उठा के लेके जा रहे थे, तो एक बिजनेसमैन है रामदेव राव, तो ट्राइबल्स ने काफी प्रोटेस्ट किया, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट में कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं लेके जा सकते, ये रहने दो। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसमें बैन किया। बोआब ट्री आपके बोतल शेप के ट्री होते हैं, तो उस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो ये है, और इनको ट्रांसलोकेट नहीं करने दिया जा रहा। उसके अलावा जैसे ये अफ्रीका, मेडागास्कर में आपके मिलते हैं, 2000 साल तक ये आपके जिंदा रहते हैं। इंडिया में कम ही है, 1000 के आसपास है। मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट में मांडू में ये पाए जाते हैं। इट इज द ओनली प्लेस जहां पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे
जीआई टैग के कंटेक्स्ट में रहता है। कोई भी प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर ज्योग्राफी से लिंक होता है तो उसको जीआई टैग आपका दिया जाता है। ये एक ट्रेडमार्क है, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, जैसे दाल बाटी चूरमा के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, ठीक है, या फिर तिरुपति लड्डू होता है, इनको जीआई टैग मिला हुआ है, रसगुल्ला को जीआई टैग मिला हुआ है। मांडू जो है, आपको बस इतना कि भाई जो बोआब ट्री है ये मांडू के कंटेक्स्ट में ही रहेगा। विटामिन सी का काफी रिच सोर्स है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्कर्वी भी नहीं होने देता। एबीसीडी सबकी बीमारी भी आपसे पूछी जा सकती है। स्टमक डिजीज है उनको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। भील ट्राइब जो इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, थोड़ा सा ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, लार्जेस्ट है छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, ठीक है, तो ऊपर की तरफ ही मिल रही है, जैसे वहां नहीं है, नीचे तमिलनाडु में नहीं है, केरला में नहीं है, बट उसके अलावा है। तो ये वर्ड जो है भील, बिल्लू से है। बिल्लू एक बो को बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सीलेंट आर्चर्स होते हैं, ये ध्यान रखें। अगला हमारा है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो डाटा गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, कि भाई कैसा डाटा आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, बस इसकी फर्स्ट एवर वुमेन हेड बनी है टू हेड यूएन्स माइग्रेशन एजेंसी, तो IOM, ठीक है। तो ये है, इसको फाउंड किया गया था 1951 में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का पार्ट है। एक चीज याद रखनी, 51 इंटर गवर्नमेंटल, और ये, और इंडिया इसका मेंबर है क्या, यस, बस, ठीक है। उसके बाद हमारा योजना और ये है, उसमें हमारा काम का है नहीं। इसकी जो हाईलाइटेड पीडीएफ है आपको भेज दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको भी देख सकते हैं। अपना A4 पेपर लेके बैठे, उस पर साथ साथ नोट करते रहें, ठीक है। तो अगला मिलेंगे हम जुलाई के उसमें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।